गाइस, तो आज की वीडियो में इस लैपटॉप के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि Asus TUF F15। कोई ज़्यादा बहुत बड़ा लैपटॉप नहीं है, पर एक अच्छी परफॉर्मेंस मुझे दे देता है। यानी कि अगर मैं वीडियो एडिटिंग करना चाहूँ और कोडिंग के लिए तो ये सफिशिएंट है। तो मुझे अभी तक इसको लिए हुए 1 साल हो गया है, और 1 साल में मुझे इसमें क्या क्या चीज़ें सही लगी है और सही नहीं लगी है वो दोनों मैं बताऊँगा। तो देखो, सबसे पहले ये लैपटॉप मुझे मुझे चाहिए था एक कोडिंग में कर पाऊँ, उसमें अपनी एप्लीकेशन बना पाऊँ, मोबाइल ऐप और वेब एप्लीकेशन, और वीडियो एडिटिंग यूट्यूब वाला काम भी मैं अपने इसमें कर पाऊँ। दोनों काम इसमें हो जाते हैं। बीच में मुझे बस जब एंड्रॉयड स्टूडियो या फिर ऐसे थोड़े बड़े सॉफ्टवेयर चलाने के लिए रैम की ज़रूरत पड़ी, तो इसमें रैम एक्सपेंड करने का एक ऑप्शन था, तो मैंने रैम को एक्सपेंड करवा लिया। तो अब इसमें 32 GB रैम है, और SSD का भी ज़रूरत पड़ता था। तो इसमें अच्छी बात यही लगी मुझे कि एक तो ये एक्सपेंडेबल है। बड़े लैपटॉप्स लेने का फ़ायदा थोड़ा सा ये होता है, आपको ज़्यादा रैम मिल जाती है, ज़्यादा आप स्टोरेज इसमें एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें एक छोटा सा ग्राफिक्स कार्ड है 4 GB का। ठीक है। तो लैपटॉप के हिसाब से मैं कहूँगा ठीक ही है। और कंप्यूटर होता तो कंप्यूटर में थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है, कंप्यूटर में आप बढ़ा सकते हैं, पर लैपटॉप में एक्सपेंडेबल नहीं होता। तो लैपटॉप के अकॉर्डिंग मैं कहूँ ग्राफिक्स कार्ड इसमें ठीक आया है। ठीक है। पर एक मिनट, तो ग्राफिक्स कार्ड इसमें ठीक है, पर अभी भी क्या चीज़ है कि जो अब अगर आप बड़े गेम्स चलाना चाहो तो थोड़ा सा हीट तो होता ही है। अब लैपटॉप है वो भी ऑलरेडी। ठीक है। तो 3050 RTX ग्राफिक्स कार्ड है इसका। लैपटॉप के स्पेक्स आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे, पर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें मुझे सही लगी। देखो, पहली चीज़, इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले एकदम सही है। मतलब इसमें एक एमोलेड वाला भी आता है, पर वो बहुत महंगा होता, और उसमें मुझे ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिला था, तो फिर मैंने यही वाला लिया। और टच वाला सोचा था मैंने, पर वो और महंगा होता क्योंकि वीडियो एडिटिंग में ना टच स्क्रीन से ज़्यादा जल्दी अच्छे से काम हो जाता है। तो एक चीज़ तो ये लगी मुझे। दूसरा था कि यार, अगर मुझे लैपटॉप चाहिए होता तो मैं लेता, थोड़ा सा महंगा लेता, और उसमें थोड़ा सा कि मैं इसका डिस्प्ले अलग कर सकूं और बाकी सिस्टम अलग, तो मैं एज टैबलेट यूज़ करना। पर ऐसा हो नहीं पाया अभी जो भी है। तो इसमें एक चीज़ तो हीट होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है। हीट होता है इन द सेंस कि अगर मैं इसमें नॉर्मल यूज़ के लिए भी चला रहा हूँ तो ये लैपटॉप हीट होता है। इसको आप पैर पे रख के नहीं चला सकते, मतलब बैठ के आप कहीं पे भी इसको यूज़ मतलब ऐसे नहीं कर सकते, मतलब उसको आपको टेबल पे रखना ही पड़ेगा, ये इतना गर्म होता है। दूसरी चीज़ है, इसमें इसको ये सर्दियों के लिए तो ठीक है, बाकी पर ये गर्म होता है। ठीक है। दूसरा ये, इस लैपटॉप में धूल मिट्टी का थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तो गेमिंग लैपटॉप है, दूसरा ये हीट होता है। इसके इसके जो पोर्ट्स हैं वो थोड़े से सही, मतलब थोड़े खुले हुए हैं, तो एयर वेंटिलेशन थोड़ा सा सही है, पर ये धूल भी खींचता है। तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले इसका क्लीनिंग का वीडियो बनाया है, उसमें उसमें मैंने खोला था इसको। तो मैंने पहली बार लैपटॉप खोला तो उसमें धूल काफ़ी जम गई थी 1 साल में। और एक टाइम पर कुछ महीने, उससे कुछ महीने पहले, आई थिंक 6-7 महीने पहले खुला था, तब उसमें मैंने रैम वगैरह डलवाया था। तो उस टाइम मैंने मतलब धूल वगैरह तो कोई साफ़ नहीं करता, तो उस रैम इंस्टॉल हुई थी बस। ठीक। नेक्स्ट इसके कॉन्स की बात कर लूँ तो और क्या चीज़ मुझे सही नहीं लगी है इसका। इसका एक तो बिल्ड है, तो बिल्ड जितना दिखता है इसका उतना मजबूत है नहीं, पूरा प्लास्टिक बिल्ड है। ठीक है। हाँ, पर वेट को लेके भी थोड़ा है कि वेट की वजह से भी होगा शायद, पर इसका प्लास्टिक बिल्ड मतलब टफ सीरीज़ है। तो बस इन्होंने क्या किया, देखो ऊपर बस मेटल मेटल मिलेगा आपको। ठीक है। ये बस मेटल है, बाकी ये जो पूरा बिल्ड है ना, ये कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड है। तो ये मुझे थोड़ा सा लगा कि इसमें मेटल बिल्ड होना चाहिए था, थोड़ा सा महंगा है। तो दूसरी चीज़ क्या है, और मुझे अच्छा जो लगा है, इसका डिस्प्ले कलर क्वालिटी एकदम सही है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहूँगा, सैमसंग डिस्प्ले मॉनिटर और कंपेयर करता हूँ तो थोड़ा लगता है कि थोड़ा और अच्छा होगा, पर लैपटॉप डिस्प्ले मुझे सही लगा। एक और चीज़ है, लैपटॉप में ना ये एआई के लिए नहीं बना है, पर मुझे याद नहीं था और मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इसमें एआई चलाऊँगा लोकली वो भी। पर
अभी कुछ 6-7 महीने आए थे, हाँ, तब से एजेंटिक AI काफ़ी चीज़ें हुई हैं, तो मैं इस लैपटॉप पे AI चला सकता हूँ। 4 GB रैम ग्राफिक्स कार्ड है, पर अब तो मेनली 32 GB जो रैम है, तो रैम पर शिफ्ट हो जाता है मॉडल्स में, दोनों चीज़ें आती हैं, GPU पे चला लो और रैम पे चला लो। तो एक चीज़ तो यही है, AI चलाने के लिए लैपटॉप नहीं है। AI चलाने के लिए अभी जो लैपटॉप सारे वो हैं, पर एक बीच में गैप था जिस टाइम ना रैम के प्राइसेस नहीं बढ़े थे। उस टाइम अगर बाय किया होगा जिसने भी, तो वो सही रहा, और उस टाइम AI के लैपटॉप्स भी आ गए थे। और अभी क्या हुआ है, रैम के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो सभी लैपटॉप से लेके फ़ोन सब महंगा हो रखा है, ठीक है। तो AI चलाने के लिए लैपटॉप है बिल्कुल बेसिक लेवल पे, आप अच्छे से मतलब बहुत ज़्यादा हैवी मॉडल्स नहीं चला पाएंगे, पर 30 मतलब 20 पैरामीटर मॉडल्स, 20 पैरामीटर बिलियन आई थिंक, हाँ 20 बिलियन वाले पैरामीटर्स के जो मॉडल्स है LLMs वो आप इसमें चला पाओगे। LM स्टूडियो बहुत से तरीके मैंने इसमें बताए हुए पहले ही, ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो मैं आपको इसकी स्क्रीन पर ही दिखा देता हूँ। तो एक तो अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है, जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो ये जो लाइटिंग है यहाँ पर ये जलती है। अब आप सोच रहे हो ये मैंने क्यों लगा रखा है, यहाँ पे एक टेप लगा है, और ये मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि जो डायरेक्ट डस्ट होती है ना वो सीधा कीबोर्ड में चली जाती है, ठीक है। कीबोर्ड को खोलना क्लीन करना अपने आप में तिकड़म का काम है, तो मैंने सोचा भाई पहले ऐसा कुछ ना करो। तो पहली चीज़ धूल नहीं जाएगी, हाँ थोड़ा सा ये ज़रूर है, यहाँ से जो एयर जाती है वो थोड़ा सा ब्लॉक होती है, मतलब हवा पास होने की जगह पर यहाँ से भी है थोड़ा, और यहाँ से ये लगे हुए हैं यहाँ पे एयर चैम्बर, मतलब फ़ैन के लिए। और बाकी नीचे अंदर अंडरग्राउंड उसकी लाइनिंग है जो भी है, पाइप्स, ठीक है। तो अब एक चीज़ तो ये अच्छी लगती है। दूसरा यहाँ पे अब देखें तो यहाँ पे जो भी ज़रूरी बटन है वो यहीं दे दिए गए हैं स्पीकर का, और बाकी है ये एक इसका सॉफ्टवेयर है सी से क्या आता है, क्रिएट आर्मरी क्रिएट करके, तो इससे कंप्लीट आप मैनेज कर लो इसको, ठीक है। CPU GPU सब कुछ मिल जाता है, ये मुझे अच्छा लगा। बाकी किसी लैपटॉप में शायद होता हुआ पता नहीं, पर गेमिंग लैपटॉप है तो ये सही चीज़ है। यहाँ पे देखो GPU मिल जाता है आपको, GPU परफॉर्मेंस मैनेज करना है, यहाँ पे चले जाओ डिवाइस में सेलेक्ट कर लो। इसके बाद यहाँ से सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, GPU परफॉर्मेंस चेंजेस करने हैं, GPU प्रोफाइल चेंजेस कर सकते हो। अल्टीमेट मैं स्टैंडर्ड ही रखता हूँ, यहाँ पे भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, बैटरी वगैरह कम है तो। लाइटनिंग मैनेज कर लो, लाइटिंग चेंज कर लो जैसे चेंज करना हो, ठीक है। तो अभी मैंने कुछ नहीं कर रखा, पर जब ये ऑन रहता है, जैसे मैं यहाँ से देखो लाइटिंग ऑन करता हूँ इसकी, ये वाला बटन है और तो इससे कलर चेंज होगा। थोड़ा सा इसको मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, देखो तो जब लाइट कम होती है ना तब ये बहुत साफ़ दिखता है और सही दिखता है, मतलब ये ब्राइटनेस की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। नॉर्मल ये है, बाकी तो और सारी चीज़ें आप इसमें से मैनेज कर लो। ये मुझे अच्छा लगा इस लैपटॉप में, कीबोर्ड लाइटिंग कस्टम और म्यूज़िक के साथ सिंक। अब कुछ सॉफ्टवेयर का सपोर्ट और होता पर इसमें नहीं है, ये देखो इसमें सपोर्ट नहीं है और सिंक वाला जो भी है, पर फिर भी बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसमें। और इसके जो क्या कहूँ, एक तो ना मैंने इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं एंड कंप्लीट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इसमें सेटअप है ना, तो उस वजह से जो बूटिंग टाइम है थोड़ा सा बढ़ा हुआ है इसका। इसके बजाय ये जो कंप्यूटर है इसका बूटिंग टाइम इतना फास्ट है, ये 3 सेकंड में ऑन हो जाता है पूरा, ठीक है। और यहाँ पे इस लैपटॉप को लग जाते हैं लगभग 20 सेकंड, कभी कभी 30 सेकंड या 1 मिनट भी लग जाता है, पर डिपेंड। पर इसमें देखो नॉर्मली देख लो, नॉर्मली 9 GB है, अभी कुछ भी ओपन नहीं किया है मैंने, नॉर्मली 9 GB मतलब अपने आप में ही 9 GB। तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो बैकग्राउंड में प्रोसेस चलते ही रहते हैं, जैसे देख लो पीसेस हुआ है, कंप्लीट मेरा बैकग्राउंड मैनेज करता है, कौन सी चीज़ मैंने यूज़ करी हैं, कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो ये कंप्लीट आता है इसमें। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर क्या है बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, इस वजह से भी है। तो मेक श्योर कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करो, कोई भी लैपटॉप पर यूज़ कर रहे हो, ये प्रो टिप है कि भाई वही इंस्टॉल करो जो यूज़ का है, या फिर वो बैकग्राउंड प्रोसेस थोड़ा सा देख लो, नहीं तो क्या होगा ऐसे रैम इस्तेमाल होगी। और CPU का तो ठीक है, CPU तो चलते रहता है पर ज़्यादा नहीं होता। GPU का भाई GPU ना इसमें अपने टाइम पर ही यूज़ होता है, मैंने वीडियो एडिटिंग में ज़्यादा देखा नहीं। हाँ AI रन करता हूँ थोड़ा सा, LM स्टूडियो LLM मॉडल्स रन करता हूँ, तो मुझे लगता है इसमें
बाकी ठीक है। और एक चीज़ जैसे इसमें देखो रैम बढ़वाया था तो रैम 32 GB यहाँ दिखा रहा है। एस एस डी ये रहा, एक मिनट। तो ये SSD का ये 1 है, ये 2 है। 1 यानी कि वो जो 0 अच्छा C वाला ही चलते रहता है ज़्यादातर। तो ये है, और क्या क्या है, और इसमें Windows 11 है, बाकी यही आया था और सब कुछ चीज़ नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है कि इस लैपटॉप में जब हम गेमिंग करते हैं तो इसमें गेमिंग के टूल्स मिल जाते हैं। चलो ये तो विंडोज़ की तरफ से, पर गेमिंग इसमें GTA 5 तो मैं रन कर सकता हूँ, GTA 5 चला लेता हूँ। मतलब पहले जब स्टार्टिंग में जब मैं लिया था तो ही मैंने इसमें गेम चलाया था, फिर वो फाइल करप्ट हो गई। उसके बाद से कोई भी गेम इसमें मैंने प्ले नहीं किया। इवन अब तो स्टोरेज नहीं है और स्टोरेज भी फुल हो रखी है, दोनों हैं जो भी है, पर टाइम नहीं मिलता। पर गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी है। ज़्यादा नहीं खेल सकते, मतलब आधा घंटा सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा आप अगर अपन चलाएंगे तो वो जल्दी जाए। और बैटरी हेल्थ का क्या कहूँ, बैटरी हेल्थ इसकी है ही नहीं। मैं आपको ये कह सकता हूँ शुरुआत से ही बैटरी हेल्थ कुछ नहीं है। मतलब गेमिंग लैपटॉप से बैटरी तो भाई ऐसे, और मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, जब गेमिंग लैपटॉप है ठीक है, पर इसको ऑप्टिमाइज अगर वे में चलाया जाए तो होना ये चाहिए कि एक जब CPU काम जल्दी कर सकता है तो भाई लैपटॉप को एफिशिएंट होना चाहिए। पर ये एफिशिएंट नहीं है, ये पावर यूज़ करता है और ये काफ़ी पावर यूज़ करता है। मतलब इसको आप 2 घंटे 3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा चला लोगे। अभी के केस में मैं इसको 2 घंटे यूज़ कर सकता हूँ बस, 2 घंटे ज़्यादा ही नहीं चलता। बैटरी डाउन हुई या कुछ भी होगा पर नहीं चलता। इससे अच्छा वर्क स्पेस वाले जो लैपटॉप्स लेंगे उनमें बैटरी परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा आपको, पर इसमें बैटरी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है। गेम चला लिया पर तो शायद वो 1 घंटा चल जाए, पर 1 घंटा नहीं चलेगा। तो 1 साल में इसका बैटरी मुझे ठीक लगा। पर इसमें अच्छी चीज़ आई थिंक ये फ़ीचर दिया तो रहा, मतलब अभी ये है रियल में या नहीं, पर मैंने अभी तक जब भी यूज़ करता हूँ तो उसको मैं चार्जिंग पे लगा के यूज़ करता हूँ। ये देखो चार्ज पे लगा हुआ है, तो चार्ज पे लगे होने से इसमें डायरेक्ट पावर सप्लाई बिना बैटरी के, मतलब बैटरी को बाईपास करके बाईपास चार्जिंग का है आई थिंक। तो ये डायरेक्ट चार्जर से चलेगा, बैटरी नहीं यूज़ करेगा, ऐसा है। अब मुझे ज़्यादातर बैठने का ऐसे ही काम रहता है तो मैं बस यहाँ पे रखता हूँ और बस इसको यूज़ करता हूँ। एक और अजीब सी चीज़, पीछे रिंग लाइट रखी है लेकिन रिंग लाइट नहीं जलाई पर ऊपर ट्यूबलाइट है तो इतना जला हो रहा है, ठीक है। तो बैटरी हेल्थ का ना कुछ नहीं है इसमें। बैटरी हेल्थ तो आप चार्ज पे लगा के चलाओ, बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि बैटरी का भी एक रूल है, आप जितना चार्ज करोगे उसकी चार्जिंग साइकिल्स कम हो जाएंगे एक टाइम बैटरी खराब। मुझसे सही यही लगा कि अगर उसमें डायरेक्ट चार्जिंग पे यूज़ करके है तो आप डायरेक्टली ऐसे चलाओ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैपटॉप पर तो बस पावर चाहिए होती है तो वो चार्जर से मिल जाएगी। और बैटरी सेव रखो, सही है। कभी ऐसे कहीं और जाना है, मूव करना है, तो अगर आपको कहीं बैठ के काम करना है तो उसके लिए उसके बैटरी सही। पर मैं इसको चार्ज पे ला के चलाना रिकमेंड करता हूँ। मैं भी खुद 1 साल से ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ। तो बैटरी बैकअप कभी कभी जब भी मैंने यूज़ किया है तो इसका 2 से 3 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं देखा मैंने। बहुत मुश्किल है 4 घंटे, वो 3 घंटे में ही बहुत कम हो जाता है। और वीडियो एडिटिंग करने लग गए तो 2 घंटे है। और कोडिंग में मैं मान सकता हूँ फिर भी चल जाता है। पर वीडियो में डिस्प्ले बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डिस्प्ले है, ग्राफिक्स कार्ड थोड़ा सा हुआ, पर हाँ रैम जी2 ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं तो बैटरी जल्दी जाती है। सबसे ज़्यादा बैटरी जब जाती है इसमें जब मैं एंड्रॉइड स्टूडियो या फिर कोई ऐसे बैकग्राउंड हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, तो ये बस 1 घंटा से 1.5 घंटा ही चलता है लैपटॉप। ज़्यादा बैटरी बैकअप इसमें नहीं है। ये टफ़ सीरीज़ ना बस गेम खेल लो उसके लिए है, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं खेल सकते, पर ठीक है ये दमदार है। मतलब कुछ चीज़ों में मुझे कुछ सॉफ्टवेयर चलाने हैं, डाविंची रिज़ॉल्व वगैरह, प्रीमियर प्रो, सारी चीज़ें इसमें चल जाती हैं। ये मुझे अच्छा लगा इसमें, ठीक है। दूसरा क्या है, इसके पोर्ट्स को बता देता हूँ एक बार। तो पोर्ट्स ना इसमें ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, मैं कहूँगा। यहाँ पे एक C पोर्ट है, देखो यहाँ पे एक थंडरबोल्ट पोर्ट है। ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, पर एज C टाइप तो मैं यूज़ कर लेता हूँ,
थंडरेबल पोर्ट ये तो आई थिंक वीडियो में जब यूज़ होगा तो, पर इसलिए डिस्प्ले वगैरह वो तो अच्छा समझ में आएगा थोड़ा। HDMI पोर्ट है इसके लिए एक, और बाकी सेम चीज़ें यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और बस यहाँ एक USB है, 3.5mm जैक है। इस साइड भी एक USB पोर्ट है बस, जो कि यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और इसमें यहाँ पे सामने की तरफ जो कैमरा है वो कैमरा क्वालिटी कुछ कैसा ख़ास नहीं, मैं कुछ दिखा देता हूँ। पर ये कैमरा वीडियो कॉल के काम का थोड़ा है बस, मतलब कुछ अच्छा है नहीं, मतलब अभी धुंधला दिख रहा है काफ़ी, ठीक है। तो वीडियो कैमरा ना गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से ये इसमें कुछ बहुत धुंधला दिखता है। हाँ, लाइटिंग अच्छी हो तो मैं लाइट थोड़ा सा चेक कराता हूँ। देखो, लाइटिंग अच्छी हो तो थोड़ा सा डिटेल थोड़ा सही दिखेगी। अब देखो, अगर मैं पास में ले जाऊँगा तो देख पाऊँगा। कैमरा क्वालिटी बहुत बेकार भी नहीं है, मतलब बेकार से थोड़ा ऊपर है। पर महंगा लैपटॉप थोड़ा सा कैमरा दे देते, चलो कोई नहीं। अब इसमें और क्या चीज़ें हैं, देखो ये तो बाकी विंडोज़ के फीचर्स हैं जो कि थोड़े से इसमें अनलॉक्ड हैं, मिलेंगे आपको। और लैपटॉप के इसमें ही आते हैं फीचर्स। तो प्रो कॉन्स तो मैंने काफ़ी बता दी चीज़। जो मुझे लगा सबसे मेन तो इसका बैटरी का है, और इसका जो टैग पैड वगैरह है वो सब अभी भी सेम वैसा ही है। फीचर्स आप देख ही सकते हैं। डॉल्बी स्पीकर्स हैं, डॉल्बी साउंड सही है, पर इसको आपको सेटअप करना पड़ेगा, मतलब इसको ऑन करना पड़ेगा, अंदर कहीं सेटिंग्स में रहता है, अब आप देख लेना। और इसमें जो परफॉर्मेंस प्रोफाइल है ये आप चेंजेस कर लीजिए, ये थोड़ा मददगार है अगर आपको बैटरी बचानी है तो। टर्बो पे मैंने अभी तक नहीं चलाया है। और मैक्सिमम CPU विथ एयर फ्लो फैंस पता नहीं, तो ये मैक्सिमम पावर यूज़ करेगा CPU GPU की, हाई परफॉर्मेंस गेमिंग, ठीक है। तो ये टर्बो वगैरह यूज़ करते हैं। मैनुअल पे थोड़ा रिस्की है, या अपने अकॉर्डिंग सब जानकारी करने के बाद ही इस फीचर को इनेबल करना। परफॉर्मेंस पे ये अभी है ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाएगा, साइलेंट पे कर सकते हैं। विंडोज़ डिपेंड, फिर तो विंडोज़ की जो भी स्लीप सेटिंग्स वगैरह है उस पर चल जाएगा। और यहाँ से आप सिनेरियो से अपनी नई प्रोफाइल बना सकते हो, ठीक है। मैक्रोस ये कुछ नया फीचर आया है और ये मैंने अभी यूज़ नहीं किया है। यूज़ किया है कंपेटेबल डिवाइस मैक्रो, ओके डिवाइस के लिए। ये गेमिंग फीचर्स हैं, यहाँ से थोड़े से गेम खेलते हो, ठीक है, तो अपनी डिस्प्ले को या फिर कहीं अपनी जो ये कीबोर्ड वगैरह इनको कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये कुछ और फीचर दिए हुए हैं, नए नए आते रहते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। इंस्टॉल सॉफ्टवेयर्स हैं ये, होम पे वही सेम चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ से प्रोफाइल ऐड करिए, मेमोरी, CPU। तो ये चीज़ें हैं। लैपटॉप में सॉफ्टवेयर वाइज तो ऐसी और कोई ऑप्शन इसमें नहीं मिले मुझे, बाकी तो सब विंडोज़ के फीचर्स ही हैं। इसमें आपको एनवीडिया वगैरह के, जैसे कि देखो सर्च करेंगे तो अगर एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड है तो ये ऐप मिल जाएगा। तो इससे अगर आपको कुछ चीज़ें चेंजेस करने हैं, ट्विक करना है ग्राफिक्स कार्ड के लिए, अगर और डिस्प्ले के लिए कोई भी यूज़ करना चाहते तो आप इस यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और इसमें सही है, मतलब बहुत बढ़िया है कि ग्राफिक्स कार्ड है, इसी वजह से आप किसी भी 120 हर्ट्ज़ मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हो और उसका फुल 120 हर्ट्ज़, मतलब फुल 144 हर्ट्ज़ का मॉनिटर भी लगा सकते हैं आई थिंक इसमें। तो ये 120 हर्ट्ज़ का मॉनिटर है, मैंने इसका डिस्प्ले जो टेस्ट का वीडियो बनाया है, तो ये मॉनिटर बिल्कुल अच्छे से स्मूथली काम करता है। ओके, तो ये कुछ अपडेट आए हैं। तो ये एनवीडिया का सॉफ्टवेयर है। अब जो भी ड्राइवर्स हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कहीं चेक वगैरह करना है देख लो। ग्राफिक्स मैनेज के लिए आई थिंक यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर लो। और सिस्टम पे जाएंगे तो ये चीज़ थोड़ा सा देख सकते हो, क्योंकि ये अब आपको मिल ही रहा है, देखो ग्राफिक्स कार्ड का। तो आप थोड़ा सा और सेटिंग्स एंड सॉफ्टवेयर को ठीक कर सकते हैं। ये GPU की सेटिंग्स हैं, परफॉर्मेंस यूज़ कर सकते हैं, आप ऑन कर लो, ट्यूनिंग वगैरह, और ये कुछ और ऑप्शंस फीचर्स हैं। तो ये सॉफ्टवेयर ज़रूर से देख लेना। एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड है तो ग्राफिक्स कार्ड आई थिंक यहीं लिखा होगा, ये है, ठीक। कुछ और चीज़ें अगर मुझे लगती है तो अगर आपको कुछ भी सवाल है तो आप मुझसे पूछिए इस लैपटॉप के बारे में। बाकी इस लैपटॉप का बिल्ड आप देख सकते हो, ऐसा है।
ये स्टिकर इसी के साथ में आए थे एक, तो वो लगाए। और बस 144 हर्ट्ज़ के साथ में। हाँ एक चीज़ और, बैटरी, जैसे इसमें बैटरी वाले ऑप्शन में जाएंगे। अब ये देखो ये हो जाता है कभी कभी कोई रिस्पांस नहीं है वही लैपटॉप का। मैं यहाँ से कीबोर्ड पर प्रेस कर रहा हूँ, कहने को गेमिंग लैपटॉप है भाई, पर लेकिन बेसिक चीज़ें देखो हैंग हो गया, ये होता है कभी कभी। बिल्कुल ये लैपटॉप या तो क्रैश हो जाता है, स्लीप मोड में चला जाता है, या फिर ऐसा होता है कि कोई रिस्पांस नहीं है। अब देखो थोड़ा सा प्रोसेस कुछ हुआ, या तो मुझे लगता है इसमें एसएसडी कुछ ज़्यादा यूज़ हो रहा है। नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। देखो कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं हो रहा है। बस अब देखो क्या हुआ है, मैंने अभी कुछ भी ओपन किया है, 10 GB एवं बस 10 GB रैम यूज़ हो रही है बस। अब जब मैंने रैम नहीं बढ़वाई थी ना, तो यही रैम ना मेरे ख्याल से 5 से 6 GB रहती थी, 10 GB 6 GB कुछ थी। पर जब से रैम बढ़वाई तब से भी और ज़्यादा रैम यूज़ हो रहा है। मतलब ऑप्टिमाइजेशन कुछ है ही नहीं, होना चाहिए था जितना ऑप्टिमाइज़, मतलब थोड़ा और हो सकता था, पर इसमें नहीं है। या फिर हो सकता है वो विंडोज़ 11 की वजह से है, या जो भी हो विंडोज़ 11 पर ये आया है, तो उस वजह से। चलो मैं बैटरी वाला फ़ीचर बता रहा था, तो बैटरी वाले फ़ीचर में एक चीज़ कर लेना, 1 मिनट, बैटरी 1 मिनट यहाँ से चले जाएंगे। तो ये बैटरी वाले फ़ीचर में जाके एक चीज़ कर लेना बस, ये जो परफॉर्मेंस मोड है इसको बेस्ट परफॉर्मेंस कर देना। और ये भी पावर सेविंग पे है, क्योंकि देखो जैसे मैं पावर से हटाता हूँ तो हाँ, जब प्लग्ड इन हो तो बैटरी एफिशिएंसी पर नहीं, जब मैंने इसको ऐसे सेट कर रखा है, जब मैं जैसे प्लग लगा देता हूँ, ठीक है, तो मुझे जो परफॉर्मेंस चाहिए ना वो 144 हर्ट्ज़ डिस्प्ले का आ जाएगा। देखो ये अभी 144 हर्ट्ज़ पे डिस्प्ले काम कर रही है। तो इसका फ़ायदा यह भी, एक तो आपको स्मूथ परफॉर्मेंस और बैटरी और CPU GPU फुल अच्छे से पावर कर पाएंगे आप चार्जर से यूज़ करते हैं तो। और जब आप बैटरी मोड पे स्विच करें तो देखो, तो फिर ये लैपटॉप ऑटोमेटिकली डिस्प्ले इसका और CPU GPU अपने कहाँ चले गए, 60 हर्ट्ज़ पे है आई थिंक। हाँ ये इसमें आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये 60 FPS पे शूट हो रहा है, तो ये चीज़ हो सकता है समझ आए ना आए। पर इसमें जब बैटरी की जगह हम चार्जर पे यूज़ करते हैं तो क्या होता है, ये 144 हर्ट्ज़ पे डिस्प्ले इसका यूज़ होता है। तो मैं इसमें 1 मिनट कैसे दिखाऊँ, यहाँ से दिखाता हूँ, शायद डिस्प्ले में ऑप्शंस होंगे। तो यहाँ पे नहीं है, ओके, एडवांस डिस्प्ले ऑप्शंस। तो देखो मैंने 144 हर्ट्ज़ सेलेक्ट करके रखा है डिफ़ॉल्ट में। तो ये सिर्फ तब यूज़ होता है जब मैं इसको चार्ज पे लगा के रखता हूँ, लेकिन जब चार्ज पे लगा के नहीं रखता तो ये ऑटोमेटिक मुझे 60 हर्ट्ज़ डिस्प्ले पर स्विच कर लेता है अपने आप ही। तो इससे पावर भी सेव होती है और CPU GPU परफॉर्मेंस भी मेंटेन रहता है। तो गाइस ये था इस लैपटॉप का कंप्लीट वीडियो। मतलब मुझे जो चीज़ें इसमें सही लगी है, सही नहीं लगी है, कुछ चीज़ें और हैं, जैसे इसमें कुछ पोर्ट्स और होने चाहिए थे, एक USB पोर्ट एक और होना चाहिए था, हो सकता है पर इससे वेट उसका थोड़ा बढ़ता, पर मुझे लगता है ठीक भी है क्योंकि USB-C दिया हुआ है। पर मुझे अगर एक्स्ट्रा कुछ भी USB लगाना ना, जैसे मैंने माउस कीबोर्ड लगा लिया अगर वायर वाले, और अगर मैंने इसमें डेटा के लिए कुछ लगाना चाहूँ तो इसमें नहीं लगा सकता। तो अभी तो क्या है, देखो एक डोंगल है, मतलब इसका लॉजिटेक का, तो ये एक ही है, इसकी वायरलेसली यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इसमें मेरे पास एक पोर्ट खाली रहता है जहाँ पे मैं एंड्रॉयड ऐप्स के लिए एक USB लगा लूँ, या फिर मैं उसमें एक पेन ड्राइव लगा सकता हूँ, तो मेरे पास एक फ्री रहता है। पर इसमें एक और होना चाहिए था, तो 3 होते तो कि वायर वाले जो यूज़ करते हैं लोग, तो उसके लिए सही रहता। बाकी लैपटॉप बढ़िया है, पर अभी इसको मत लेना, इससे और बेटर ऑप्शंस भी हैं मार्केट में, वो ले लेना। और अगर आपने लिया हुआ है तो आप अपना एक्सपीरियंस बता दो किस तरह का। मतलब मुझे तो ठीक भी लगा, क्योंकि बस मेरा काम इतना वीडियो एडिटिंग का और एंड्रॉयड ऐप्स बनाने का काम हो जाता है, बस ये 2 ही काम है जो कि थोड़े से हैवी रहते हैं। वेबसाइट वगैरह तो सिंपल छोटे लैपटॉप्स में भी बना सकते हैं, चला सकते हैं। सो ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।